समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, बहुत ही इजी हलवा है, ऐसा मुश्किल कुछ है नहीं। बेसिकली अगर दो इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कंप्लीटली इंडिविजुअली उनका ऑकरेंस हो रहा है, तो कहने का मतलब देखो, जो सेकंड लाइन है, दैट इज द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द ऑकरेंस ऑफ द, मतलब इवेंट ए का, ये ए होगा, एक इवेंट का ऑकरेंस दूसरे इवेंट के ऑकरेंस से अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है तो, ठीक है, दिस विल बी इवेंट ए। इवेंट ए का ऑकरेंस अगर इवेंट ए से कोई उसका कोई वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है, तो इसे कि इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इवेंट बी, ठीक है। एंड जो मेन जो थ्योरम है, एक जो फॉलोइंग थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ टू इवेंट्स बीइंग इंडिपेंडेंट। मतलब अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंड टू बी ऑनेस्ट यही दिस इज़ द मेन स्टेटमेंट या फिर प्रॉपर्टी या फिर डेफिनेशन, कुछ भी बोल लो अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसमें सिर्फ यही थ्योरम यूज़ करना है, क्योंकि दिस इज द वन एंड ओनली थ्योरम और स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी अबाउट द इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम, मतलब ये जो रिजल्ट है, ये कैसे बना है समझना। क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लो कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हमें शो प्रूव करना है या फिर शो दैट इज ए कंप्लीमेंट एंड बी दे विल बी इंडिपेंडेंट टुगेदर, A and B complement will be independent and A complement and B complement will be independent। कहने का मतलब दिखाना क्या है, मुझे दिखाना यही है कि अब ये दोनों को अगर इंडिपेंडेंट दिखाना है, A बार एंड B बार, कि these आर मतलब पेयर वाइज दिस टू आर इंडिपेंडेंट, तो मुझे क्या प्रूव करना होगा, इंडिपेंडेंट प्रूव करने का वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। वही सेम कंसेप्ट, मतलब इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए वही एकमात्र एक वही थ्योरम है, वही रिजल्ट है, उसी से ही सभी का प्रूव होगा। सिमिलरली नेक्स्ट इसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। सिमिलरली थर्ड वाला अगर दिखाना है तो हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस हर एक के लिए हम लोग प्रूव करेंगे एक एक करके, तो बस और कुछ नहीं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर विद द फर्स्ट वन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ओके, सो लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम और पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरम तो नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन है, क्योंकि आज क्वेश्चन ही आएगा और कोई एक ही आएगा इनमें से, अगर आएगा तो। तीनों मैं करा दे रहा हूँ, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस डू फॉर द फर्स्ट वन फर्स्ट, दैट इज दिस वी हैव टू प्रूव। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। विल स्टार्ट विद द LHS, ठीक है, हम LHS से स्टार्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैं सभी नोटेशंस यूज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन बी अकस्टम्ड विद ऑल द नोटेशंस। ये जो बार वाला सिंबल है ये भी कॉम्प्लीमेंट डिनोट करता है, ये भी है ना, एंड डैश भी, सो सभी चलता है। तो एंड आई हैव डिस्कस दिस इन द फर्स्ट वीडियो, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ओके, इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब सर ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बहुत ही फेमस लॉ है सेट थ्योरी में, जरूर पढ़े होगे, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, वैसे सेट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट अगर पता करना है तो सेट थ्योरी का ऑल द वीडियोस, ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आर ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल। मैं लिंक डाल दूंगा अभी आई बटन पे, ठीक है, दिख रहा होगा लिंक, तो उस पर अगर क्लिक करोगे सेट थ्योरी के ऊपर टोटल 3 वीडियोस हैं। बेसिक्स अगर पता करना है वो सेट थ्योरी एंड जो भी इंपॉर्टेंट लॉज एंड सब कुछ है, अगर देखना चाहो पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, दिख रहा होगा ऑन द आई बटन। चलो, तो एक डी मॉर्गन्स लॉ वहां पे मिल जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, इक्वल्स टू होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। एक दूसरा भी इसका रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, तो यही फर्स्ट वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई आई कैन राइट दिस इक्वल्स टू। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सर ये कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है कि मान लो कोई एक इवेंट है एम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है सर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। दिस इज फ्रॉम द
एक्सियम्स, फर्स्ट एक्सियम एक्सियोमेटिक जो, हाँ, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हम लोगों ने किया था उसमें वी हैव प्रूव्ड दिस रिजल्ट, और थ्योरम वाला जो लेक्चर है, थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज वाला जो लेक्चर है, उसी में भी मैंने इसके बारे में बात किया है अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो दिस आई कैन राइट -1 अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो यहाँ पे हर स्टेप में जो जो काम हो रहा है सभी के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं इन द प्रीवियस वीडियोस। जैसे कि ये अभी मैंने यहाँ पे जो यूज किया, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एंड इसको हमने नॉट ओनली देखा है बट ऑल्सो इसको प्रूव भी किया है इन द थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज वाला वीडियो। तो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जिस ऑर्डर में आई एम मेकिंग द वीडियो, जिस ऑर्डर में आई एम अपलोडिंग द वीडियोस, उसी ऑर्डर में सभी वीडियोस देखना है, सो दैट यू कैन गेट द concepts, the knowledge of all the small things that we are using in this particular क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं। अब अगर मैं इस थर्ड ब्रैकेट को रिमूव कर दूं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं आराम से, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस था इसीलिए माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू, देखो अब समझना, देखो क्योंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, और हमें पता है कि अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स दैट इज दिस वन, एकमात्र जो कंडीशन है उसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूं दिस, और इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। साइड में ब्रैकेट में सभी लिखते जाना, है ना, जो भी जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं सभी लिखना है बिल्कुल उसी तरीके से, सो दैट यू गेट द फुल मार्क्स। इक्वल्स टू, अब देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एक साथ रखते हैं, इसको यहाँ पे एक साथ रखता हूँ माइनस, और इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सर ये है क्या, व्हाट इज दिस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है, हाँ यही तो रहा, ये तो रहा, है ना, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। और सर हमें यही तो प्रूव करना था और हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। क्या प्रूव हो रहा है, अच्छा यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो कि इसके बाद देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट, फिर उसके बाद प्रूफ लिख देना, यहाँ पे लिख देना प्रूफ मिले। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं दिया था, फिर मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन डालना जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मजेदार है एंड इंपॉर्टेंट भी है, और समझने के लिए इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, कि क्या बोल रहा है कि ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 75% केसेस, मतलब अगर वो 100 बात करता है उसमें से 75 जो है बातें उसका ट्रू होता है, सही बोलता है, एंड बी स्पीक्स ट्रूथ इन 80% ऑफ केसेस। तो दोनों का ट्रूथ बोलने का मतलब सच बोलने का परसेंटेज गिवन है, ए का 75% एंड बी का 80%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे समझना है चीज़ों को कि मान लो कोई एक बात हो रहा है, कोई एक थर्ड पर्सन सी ने कोई भी एक बात कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग किसी भी एक बात को ए और बी इन दोनों को बताया है। अब एक फोर्थ पर्सन डी को ए वो बात सही बोलेगा, मतलब सच बोलेगा, या फिर कुछ और मतलब झूठ बोलेगा, एंड बी भी डी को सही बात बोलेगा या फिर झूठ बोलेगा। ये मतलब दिस सिनेरियो रिलेटेड ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे विल कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। मतलब मान लो ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, या फिर ए झूठ बोल रहा है एंड बी सच बोल रहा है, तभी दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन होगा, है ना। तो यही हमें पता करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे विल कॉन्ट्रडिक्ट टू ईच अदर। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, पहले खुद से ट्राई करो थोड़ा सा सोच के, एंड देन उसके बाद वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करो, देन यू सी द सॉल्यूशन ऑफ माइन। ओके, सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीजें कंसिडर करना है, कुछ चीजें समझ के चलना है। तो पहले लिख लेते हैं कि वी कंसिडर, दो चीज हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। नंबर 1,
like we are dealing with yes no type of question. We are dealing with yes no, yes no type of question और आंसर वट एवर, मतलब यू कैन राइट, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. Thus if both the speakers lie, then they will not contradict each other. ये भी हमें ध्यान मतलब पकड़ के चलना है. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट assumption या फिर कंसिडरेशन है. They will not contradict each other. मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो यहाँ पे पूछा गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, ये कब होगा? एक बंदा सच बोल रहा है एंड दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है, तब जाके. इफ आइदर ए इज टेलिंग द ट्रूथ एंड बी इज टेलिंग द फॉल्स, या फिर ए इज टेलिंग द फॉल्स एंड बी इज ट्रू, देन दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, है ना. सेकेंड पॉइंट ये है कि ए एंड बी बिहेव इंडिपेंडेंटली. कहने का मतलब इंडिपेंडेंटली, कहने का मतलब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होगा. ए अपना अलग से आंसर दे रहा है कहीं पे और, एंड बी अलग से आंसर दे रहा है. एक दूसरे का आंसर क्या कुछ बोल रहा है कुछ पता नहीं है, मतलब दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं. ए का आंसर बी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बी का आंसर ए से इन्फ्लुएंस नहीं होगा. ये दोनों कंसिडरेशन दिमाग पे रख के ही हमें इसका सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करना है. नाउ लेट अस कंसीडर द इवेंट्स वन बाय वन. चलो लेते हैं कि मान के चलते हैं कि लेट सी बी द इवेंट दैट दे contradict each other, ठीक है. ओके, लेट और भी कुछ इवेंट्स हमें लेना है. लेट टी ए, ठीक है, इस तरीके से लिख रहा हूं टी ए ताकि समझने में आसानी हो. टी ए बी द इवेंट दैट ए speaks the truth. T B be the event that B speaks the truth. ठीक है, डन. ओके, अब इनका प्रोबेबिलिटी का वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है. दैट इज देखो ए स्पीक्स ट्रूथ, दैट इज 75% केसेस, दैट इज गिवन दैट. तो मतलब क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या गिवन है? गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए, दैट इज ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इज गिवन एज 0.75. 75% मतलब 75% मतलब क्या? 75 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या होता है 0.75. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी दैट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज बी का सच बोलने का परसेंटेज चांस, दैट इज 80%, दैट इज 0.8. ठीक है. अच्छा, नाउ उसके बाद दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर if and only if, उसको शॉर्ट में IFF भी लिखा जाता है. if and only if exactly one of them speaks the truth. वही मैंने बताया कि आइदर A सच बोल रहा होगा एंड B झूठ, या फिर B सच बोल रहा होगा एंड A झूठ. दैट इज तो फिर C जो इवेंट है, दैट इज दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. ये कैसे डिफाइंड होगा समझना. टी ए इंटरसेक्शन टी बी कॉम्प्लीमेंट, आइदर ये हो रहा है
समझना, आइदर ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब देखो ए और बी दोनों को, पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अच्छे समझ लो। दोनों को एक साथ रिएक्ट करना है, ए सच बोल रहा है, बी उसके साथ झूठ बोल रहा है, एक मतलब, और ये दोनों होगा एक साथ, मतलब दोनों हो ऑकर करेगा तभी कॉन्ट्रडिक्शन बनेगा। तो इसलिए टी ए इंटरसेक्शन टी बी कॉम्प्लीमेंट, टी बी के ऊपर में ये सी, मतलब टी बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब टीबी क्या है इवेंट कि बी सच बोल रहा है, और टीबी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी झूठ बोल रहा है। मतलब ये कौन सा इवेंट बना, ए इज स्पीकिंग द ट्रूथ बट बी इज स्पीकिंग द लाई, बी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ये हो सकता है आइदर, ये आइदर और जब होता है तो बीच में क्या आता है सर, यूनियन, या फिर ये इवेंट हो सकता है कि ए झूठ बोल रहा है, ए इज स्पीकिंग द, ए इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, ए इज स्पीकिंग द फॉल्स, इंटरसेक्शन बी इज स्पीकिंग द ट्रूथ। बस, तो हम लोग का जो सी, जो रिक्वायर्ड इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, वो एक्चुअल में ये दोनों इवेंट के यूनियन से बना हुआ है, दैट इज दिस एंड दिस। आई होप यहां तक क्लियर है। चलो आगे का कैलकुलेशन देखना है। अब बस ये तो बिल्कुल, मतलब हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है तो एक लाइक करना। अब सिर्फ वेन डायग्राम से इनका प्रोबेबिलिटी निकालना है, बिल्कुल ईजी है। तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ओके नाउ सी, देखो मैंने कुछ वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, एज वेल एज उसके साथ कुछ जो लास्ट, मतलब जो लास्ट पेज में हम लोग को जो स्टेटमेंट मिला था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज सी इक्वल्स टू दिस। ये हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है इन द लास्ट स्टेटमेंट, ये रहा है ना। इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया एक बार कि सी इक्वल्स टू दिस। अच्छा अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव ड्रॉन टू सेट्स। जो लेफ्ट सर्किल है दैट इज टी ए सेट, जो मतलब टी ए जो इवेंट था उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। एंड टी बी क्या है, जो राइट हैंड साइड वाला सर्किल है, और उसमें से जो पिंक वाला पोर्शन है दैट इज दिस वन, टी ए इंटरसेक्शन टी बी कॉम्प्लीमेंट, एंड जो येलो वाला पोर्शन है दैट इज टी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी बी। ठीक है, एंड ये बीच का जो पोर्शन है दोनों सेट में जो कॉमन है दैट इज टी ए इंटरसेक्शन टी बी। ठीक है, अब समझना, तो इसका मतलब एक चीज तो यहाँ से बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो देखो पिंक वाला जो पोर्शन है दैट इज टी ए इंटरसेक्शन टी बी कॉम्प्लीमेंट, एंड जो येलो वाला पोर्शन है, दोज टू सेट्स या फिर दोज टू पोर्शंस आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। दोनों में कोई कॉमन पोर्शन है नहीं, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो इसका मतलब अगर मैं इस लाइन में दोनों साइड प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दूंगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, और ये यूनियन से ये प्लस हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बाय यूजिंग द थर्ड एक्सियम फ्रॉम द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, सो दिस आई कैन राइट। अब इसको समझना, देखो टी ए इंटरसेक्शन टी बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली है क्या, ये जो टी ए वाला जो सर्किल है, ये जो सर्किल है, टी ए का जो सर्किल है, ये जो सेट है, इसमें से अगर मैं ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये जो पिंक वाला पोर्शन बचेगा दैट इज माई टी ए इंटरसेक्शन टी बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज टी ए माइनस टी ए इंटरसेक्शन टी बी, है ना। अच्छा, एंड नॉट ओनली दैट, तो इसका मतलब मैं काम कर सकता हूं, दैट इज यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक काम करते हैं पहले इसको, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे दोनों साइड में, शायद मैं बीच में आ रहा हूँ, हाँ मैं दोनों साइड में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर अप्लाई कर दूं तो ये मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटरसेक्शन टी बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटरसेक्शन टी बी, ये मिल जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली इसके लिए भी क्या मिल जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी, एक सेकेंड, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटरसेक्शन टी बी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब कुछ पुट कर देते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, इसके जगह पे ये अभी जो हमें वैल्यू मिला है गर्मा गर्म, बिल्कुल वो मैं पुट कर रहा हूँ, दैट इज दिस वन। ये हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए, प्लस है बीच में, ये वाला प्लस है, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट के लिए ये वाला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटरसेक्शन टी बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चलेगा। इक्वल्स टू देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी, ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटरसेक्शन टी बी। डन, क्लियर है, राइट, ओके। अब समझना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए, इसका वैल्यू हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी, इसका भी वैल्यू पता है। अब देखो टी ए एंड टी बी को, टी ए एंड टी बी क्या था, ए एंड बी दोनों का सच बोलने का इवेंट, तो दोनों मैंने शुरू में बता दिया था, हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली ऑकर करेगा। तो अगर टी ए एंड टी बी दोनों इंडिपेंडेंट है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट का जो एकमात्र एक लौता जो थ्योरम है, जो रिजल्ट है, वो अप्लाई हो जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी, ये रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी। क्यों, ब्रैकेट में लिख सकते हो कि सिंस टी ए एंड टी बी आर इंडिपेंडेंट, दैट्स इट, इक्वल्स टू। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ गया, ये रहा 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी भी गिवन है 0.8, तो 0.75 प्लस 0.8 माइनस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.8, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.35 इज द आंसर। कॉन्ट्राडिक्ट होने का प्रोबेबिलिटी, जरा बताना कैसा लगा, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से वेन डायग्राम की मदद से करना है, तभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, वी कंसीडर टू इवेंट्स ए एंड बी connected with random experiment E. Okay, let us take the hypothesis that the event A has occurred in A times and B occurs simultaneously with A in intersection B times. ठीक है, with A in intersection B times in repetitions of the experiment E. Then the ratio this is called कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन द हाइपोथेसिस ए। इन लोगों ने सिर्फ उल्टा लिखा है ना, मैंने वहां पे ए बाई बी समझाया था, यहाँ पे बी बाई ए है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी को इंटरचेंज किया गया है, ऐसा नहीं है कि देखो कि यहाँ पे हमेशा इसी को बी लेना है एंड उसको ए लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। अगर तुम लोग इसको उल्टा कर दोगे, है ना, मतलब अगर तुम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना चाहोगे, कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे यहाँ पे बी के जगह पे ए आ जाएगा और कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, ये ए एंड बी इंटरचेंज हो रहा है, ए एंड बी हम लोग सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ समझने के लिए तुम लोग यहाँ पे समझो, बाकी जो डेफिनेशन अगर फॉलो करना चाहो तो मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन दिखाया है उसी को ही फॉलो करो इस पेज में, और कुछ नहीं, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इस तरीके से इसको हमें बनाना है, इस तरीके से हम इस चीज को मिलते हैं, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से मिलता है, दैट्स इट। अभी हम आगे से ये फॉर्मूला फॉलो करते हुए चलेंगे। फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये समझ लो। अच्छा, इस तरीके से, हालांकि मैंने इसको बुक में से लिखा है, लेकिन इस तरीके से लिखना सेम ही रहता है। तुम लोग इसको जब लिखोगे ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे एक लंबा ऐसे लाइन देना, फिर उसके बाद ए देना, और ऐसे डिवीजन वाला साइन मत देना, क्योंकि जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे डिवीजन साइन देने से, लेकिन ये साइन ज़्यादा सही चलता है इन मैथमेटिक्स और इन प्रोबेबिलिटी, दिस पार्ट मतलब इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, तो पहले तो ये समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का ये फॉर्मूला बनेगा। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे मेरा फॉर्मूला था, मतलब अभी जो हम लोगों ने समझा उसमें ए अपॉन बी था, और ए अपॉन बी था, इसीलिए ऊपर जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था, इसमें ऊपर ये सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे जो अपॉन जो मैं बोल रहा हूँ, जो नीचे है एक्चुअली, वो यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग के बी नीचे था, यहाँ पे इसलिए डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिला था। और यहाँ पे जो हम लोगों ने डिफाइन किया है उसमें, क्योंकि ए नीचे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें नीचे देखने को मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं।
तो देखो यहाँ पे सिमिलरली द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द हाइपोथेसिस दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, उसका भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उधर। तो अगर मैं मोटा मोटा ये बात बताऊं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फंडा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से हो रहा है कि दो इवेंट है, सपोज दो इवेंट है ए एंड बी, प्रोवाइडेड बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्रोवाइडेड बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, इसके ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके हमें बोला गया है कि अभी ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या बोला मैंने कि दो इवेंट्स है ए एंड बी, जो कि ए की सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट ई के साथ कनेक्टेड है, प्रोवाइडेड बी इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, दैट इज बी इज अ सर्टेन इवेंट, बी इज अ सर्टेन इवेंट। तो अभी इस सिचुएशन में ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसको जब हम लोग डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली, उसका नोटेशन बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी मतलब जो नीचे रहेगा, जो डैश है, जो लाइन है, उसके नीचे साइड में, राइट साइड में रहेगा, या फिर अगर इसको डिवीजन जैसे सोचोगे तो इसका नीचे जो रहेगा दैट इज द सर्टेन इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, जो डेफिनेटली ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी ऑकर्ड, उसके ऊपर डिपेंड करके जो ऊपर जो न्यूमरेटर में जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी निकालने को ही हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? और इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये जो फॉर्मूला बना, ये कैसे बना वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन या एग्जांपल वो मैंने समझाया था। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए तुम लोगों को जो याद रखना है वो है ये फॉर्मूला, दैट्स इट। अब ये डिपेंड कर रहा है कि तुम लोग नीचे बी ले रहे हो या ए, अकॉर्डिंगली ये डिनोमिनेटर चेंज होगा और कुछ नहीं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में वो इवेंट आएगा जो ऑलरेडी हो चुका है, जो सर्टेन इवेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक दो पॉइंट और याद रखना, दैट इज ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है डेफिनेटली ये कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर पहले तो अगर ये जीरो होगा तो जीरो से डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमेरिकली या फिर मैथमेटिकली तो वो जीरो नहीं हो सकता डेफिनेटली। लेकिन और ये भी ज्यादा लॉजिकल है कि बी, मैंने क्या बताया सर, बी सर्टेन इवेंट है, तो सर्टेन इवेंट मतलब वो डेफिनेटली होगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी का, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो कब होता है? ये मैंने बहुत बार बताया इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जब वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सामने से सीना ठोक के बोल रहा हूँ कि सर्टेन इवेंट है, तो इम्पॉसिबल इवेंट कैसे होगा? और अगर वो कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं हो सकता तो वो उसका प्रोबेबिलिटी जीरो कैसे होगा? फिर कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम लोग आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर सकते हैं, ये मेरा पॉइंट है। हम लोग आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बी इज द सर्टेन इवेंट, बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, बी हो चुका है, उसके ऊपर डिपेंड करके मैं ए का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको हम लोग जब बोलते हैं वी कॉल दिस एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द हाइपोथेसिस दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, जो अभी मैंने बोला। क्लियर है? बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा इसको बार बार थोड़ा सा 2-4 बार और बोल के इसको क्लियर कर लो, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि ये है सर ने ये पॉइंट बताया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी आएगा या फिर जब क्वेश्चन आएगा ऐसा कुछ, तो हमें ये पॉइंट दिमाग में क्लियर रखना चाहिए। इसका नोटेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नोटेशन, कौन सा सर्टेन इवेंट है, और इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बी को तुम लोग सर्टेन इवेंट मान के चल रहे हो दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इसका ये फॉर्मूला बनेगा एंड दिस दैट्स इट। ठीक है, लास्ट ये क्वेश्चन बनाएंगे फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअस क्वेश्चन है, पढ़ना अच्छे से, है ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। देखो क्या लिखा है, ये बोल रहा है कि ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस है ना केस। ठीक है, तो कुछ केस हो गया है और हम लोग है अभी फिलहाल कोर्ट में, और दो विटनेस है हमारे पास ए एंड बी। बहुत बढ़िया। तो सिचुएशन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल स्पीक द ट्रूथ इज एक्स। ठीक है, मतलब सपोज 50%, तो आउट ऑफ 100 और 1/2, मतलब अगर वो दो बातें बोलता है तो उनमें से एक सच बोलता है, दूसरा झूठ बोलता है, ऐसा है ए। तो द परसेंटेज इज नॉट गिवन, इट इज सेइंग x. So the probability that a will speak the truth is x and the probability that b will speak the truth is y.
बाय द वे मुझे पता नहीं है क्वेश्चन मैंने पहले करवाया कि नहीं करवाया, अगर करवाया तो ठीक है, अगर नहीं करवाया तो भी ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है तो मैं तो वो यहाँ पे ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या लिखा है, A and B agree in a certain statement, show that the probability that the statement is true is this, ठीक है। तो पता है ये सिनेरियो क्या है, कि देखो समझना, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा मान लो कि एक दो दोस्त हैं, इस तरीके से ये सोचो, दो दोस्त हैं एंड कॉलेज में एग्ज़ाम था, इंटरनल एग्ज़ाम CA3 था, और वो दोनों ही देने नहीं आए, ठीक है। फिर वो दोनों नेक्स्ट दिन आए, एग्ज़ाम के बाद क्लास में आए, तो टीचर ने पूछा कि बेटा तुम दोनों ही एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आए, है ना। और फिर उन दोनों को फिर उन दोनों ने बोला कि सर हम नहीं आ पाए, बस फिर टीचर ने उन दोनों को कुछ नहीं बोलने दिया, उन दोनों को दो अलग अलग रूम में बैठाया, ठीक है। और फिर उन दोनों को एक ही क्वेश्चन दिया, टीचर ने बोला कि देखो तुम एग्जाम देने नहीं आए तो इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं तुम दोनों को दूंगा, उसका आंसर लिखना है, सही है। क्वेश्चन क्या दिया, दोनों को अलग रूम में बैठा है, ठीक है, एंड क्वेश्चन दोनों को सेम दिया है। क्वेश्चन क्या दिया कि तुम क्यों नहीं आ पाए कल एग्जाम देने, वाई यू आर एबसेंट येस्टरडे, एंड क्यों नहीं आ पाए एग्जाम देने, इसको भी सेम दिया, उसको भी सेम दिया। अब इसका सिनेरियो क्या हो सकता है, ये दोनों बच जाएगा अगर दोनों ने सच बोला, ठीक है, और इन दोनों का स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ मैच हो गया, दैट इज स्टेटमेंट एग्री हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। या फिर दोनों ने झूठ बोला लेकिन दोनों ने सेम झूठ बोला, इन दोनों का बचने का चांस कहाँ पे है, अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं और दोनों ही सच बोल रहे हैं कि हाँ सर दोनों, मैं इसके घर में पूजा था तो मैं इसके घर गया था, और उसने लिख रहा है मेरे घर में पूजा था और वो मेरे घर आया था, बच गया दोनों, सेम झूठ। या फिर सेम सच, जो सच में सच था, जो दोनों ही सच बोल रहा है तो भी बच गया। लेकिन ऐसा हुआ कि इसने ये एक रीज़न लिख दिया, इसने एक रीज़न लिख दिया, और जो कि दोनों मतलब दोनों को इन्वॉल्व करके एक रीज़न है कि मान लिया इसने लिख दिया कि मेरे उस दोस्त का तबीयत खराब था तो मैं उसको देखने चला गया था, और उसने लिख दिया कि इसका तबीयत खराब था तो मैंने इसको देखने चला गया था, काम खत्म, सही है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यही वही दोनों है, ए एंड बी। तो ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी इज एक्स, बी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी इज वाई। अब बोल रहा है कि ए एंड बी एग्री इन सर्टेन स्टेटमेंट, मतलब दोनों एक स्टेटमेंट में दोनों का स्टेटमेंट मैच हो रहा है या फिर दोनों एग्री कर रहे हैं। तो ये कब करेगा, अगर दोनों ही सच बोले या फिर दोनों ही झूठ बोले, और झूठ मतलब हम इस केस में ये पकड़ के चलेंगे कि दोनों सेम झूठ बोलेगा। तो शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू इज दिस, तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना, तो हमें यहाँ पे दो केसेस कंसिडर करना है जहां पे दोनों ही सच बोल रहा है या फिर दोनों ही झूठ बोल रहा है। इन बोथ दिस केसेस द स्टेटमेंट विल होल्ड, द स्टेटमेंट विल बी एग्रीड, क्लियर। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग लिख के प्रॉपरली सॉल्व आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी राइट लाइक दिस, वी एज्यूम that the issue of this issue of अच्छा ना ऐसा लिखते हैं, issue is of, एक सेकेंड, issue is of yes no type, where both A and B, where both A and B know the truth। ये थोड़ा सा इनिशियल लाइन से, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। thus if they both lie, then also their statement
their statements agree। ठीक है, जो ये पॉइंट शुरू में क्लियर कर देना जरूरी था। अगर सच बोलेगा तो एग्री करेगा ही दोनों का स्टेटमेंट, है ना। दो विटनेस है, अगर वो दोनों सच बोल रहा है तो डेफिनेटली एग्री करेगा। लेकिन अगर दोनों ही झूठ बोल रहा है और दोनों सेम झूठ बोल रहा है तब भी एग्री कर जाएगा, जो कि आजकल होता है जनरली। कोर्ट्स में तो यही होता है। अभी सच कौन बोलता है, सब तो फॉर्ज्ड होता है, इसलिए तो ये हो रहा है। एनीवेज, हम लोग काम करते हैं फिलहाल। ओके, सो अभी हम लोग ऐसे लेते हैं कि लेट, अभी कुछ इवेंट्स हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि लेट टी ए बी द इवेंट व्हिच डिनोट्स कि ए स्पीक्स द ट्रूथ। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया, तुम लोग प्रॉपरली लिखना कि लेट टी ए बी द इवेंट सच दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ एंड टी बी बी द इवेंट वेयर बी स्पीक्स द ट्रूथ। क्लियर है? तो मैंने दो इवेंट कंसिडर कर लिया, टी ए एंड टी बी, दोनों का सच बोलने का इवेंट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वो वाला लाइन लिखूंगा जो मैं सब मतलब बार बार बता रहा हूं। सो देन देयर स्टेटमेंट्स एग्री इफ बोथ ऑफ देम speak the truth or they lie। है ना। अभी मैंने बताया अगर दोनों ही सेम झूठ बोलेगा पहले से सजा के तो फिर भी ये स्टेटमेंट एग्री होगा, और अगर दोनों सच बोलेगा तो डेफिनेटली एग्री होगा। सो देयरफॉर दिस इवेंट इज, मतलब ये जो लास्ट लाइन लिखा इसका इवेंट, दिस इवेंट इज देयरफॉर दिस इवेंट इज डिनोटेड बाय एम से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू टी ए इंटरसेक्शन टी बी यूनियन टी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन टी बी कंप्लीमेंट। बेटा यही सब कुछ है, ये अगर समझ लोगे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो, टी ए इंटरसेक्शन टी बी, टी ए क्या था, ए सच बोल रहा है, टी बी क्या था, बी सच बोल रहा है, दोनों ही सच बोल रहा है। बोथ जब आता है तब इंटरसेक्शन लगता है, तो इसलिए टी ए इंटरसेक्शन टी बी ये कौन सा इवेंट हो गया कि बोथ आर टेलिंग द ट्रूथ। सही है। टी ए कंप्लीमेंट मतलब A is speaking the false, A is lying, TB complement, B is lying, TA complement intersection TB complement मतलब ये कौन सा हो गया, both telling the lie। और बीच में यूनियन क्यों लगा है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि अगर ये होगा मतलब अगर TA इंटरसेक्शन TB होगा तो भी स्टेटमेंट एग्री होगा, या फिर TA कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन TB कंप्लीमेंट होगा तो भी स्टेटमेंट एग्री हो जाएगा। सो आइदर और टाइप ऑफ सिनेरियो है, और हमें पता है जब भी आइदर और लगता है या फिर सिंपली और लगता है, जो कि दिख भी रहा है मेरे सर के ऊपर और लिखा हुआ है, तब दोनों इवेंट के बीच में हमें यूनियन लगाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनियन डाला है। ये पूरा क्लियर है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा इसको मतलब इसी को हमें सॉल्व करना और कुछ नहीं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं। अभी हम एक काम करते हैं कि ये जो इवेंट हम लोगों ने एम इवेंट लिखा है ना, इसका प्रोबेबिलिटी पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। सो नाउ बाकी हम ये टारगेटेड प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस एम का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाओ। सो ऐसे लिखते हैं कि नाउ सिंस ये बाद में लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, है ना, मैं दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहा हूं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटरसेक्शन टी बी यूनियन टी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन टी बी कंप्लीमेंट हो गया, इक्वल्स टू, देखो बेटा हम लोग के पास ये स्टेटमेंट हुआ करता था, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये था हमारे पास। अच्छा, यहीं पे लिखा हुआ था ना, मैं यहीं से दिखा देता हूँ। अच्छा, ये रहा, ये था ना हमारे पास, इसको देखना,
और ये जब ये होता था, इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ करता था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ करता था, तब ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दिया और फाई का प्रोबेबिलिटी होता है 0। दैट मीन्स व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, when A and B are mutually exclusive events, that means A and B completely individually अलग अलग से हो रहा है, उनके बीच में कोई कॉमन कुछ नहीं है, कोई कॉमन टर्म नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना होता है हमें, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, दिस टर्म विल वैनिश, दिस टर्म विल बिकम जीरो। कब? इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, चलेगा? ओके, तो यहां पर हम लोग वही यूज करेंगे। हाँ, तो हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटरसेक्शन टी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए, अरे हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन टी बी कंप्लीमेंट। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि तुम लोग साइड में लिख देना कि सिंस टी ए इंटरसेक्शन टी बी एंड टी ए complement intersection TB complement are mutually disjoint। डिसजॉइंट लिख सकते हो, एक्सक्लूसिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा सोच के देखना, ये क्यों मैंने डिसजॉइंट बोला, क्योंकि जब टीए इंटरसेक्शन टीबी वाला इवेंट होगा, दैट मीन्स दोनों ही जब सच बोलेगा, तब ऑब्वियसली जो दूसरा इवेंट है दैट इज ये कॉम्प्लीमेंट वाला, ये होने का कोई चांस ही नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई कॉमन कुछ आ ही नहीं सकता। सिमिलरली जब दोनों ही झूठ बोलेगा, लाई करेगा, तब डेफिनेटली जो सच बोलने का इवेंट है वो होने का कोई चांसेस नहीं है। सो दे आर कंप्लीटली डिसजॉइंट, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई कॉमन पार्ट नहीं है इनके बीच में। सो दैट इज व्हाई वी कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर, राइट? ओके, अभी हम लोग अब देखो इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब फिर से ये सोच के देखो, मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा सर, ऐसे इंटू कैसे कर दिया? और इंटू हम लोग कब कर सकते हैं? जब ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो। बेटा ये भी सोच के देखना, यहाँ पे तुम लोग इसको लिखना, यहाँ पे नीचे साइड में, क्योंकि साइड में जगह नहीं है, तुम लोग साइड में लिखना कि सिंस टी ए एंड टी बी आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज टी ए कॉम्प्लीमेंट एंड टी बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। और ये इंडिपेंडेंट क्यों है ये भी मैं बता देता हूं। देखो, जब जो वो हम लोगों ने वो एग्जाम्पल सोचा था, जब हम लोगों ने दो स्टूडेंट को दो अलग रूम में बैठाया था, तो इसको तो पता नहीं है कि ये क्या लिख रहा है उसका आंसर, या फिर इसको पता नहीं है कि ये क्या आंसर लिख रहा है। तो ये इन दोनों का जो आंसर्स है ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दोनों ही सोलली इंडिविजुअली अपना अपना यहाँ पे आंसर्स लिख रहे हैं। सेम विटनेस के लिए भी है ना, कि जो सच बोल रहा है, मतलब पहले ए का हो गया, बयान हो गया, पहले ए का हम लोगों ने स्टेटमेंट ले लिया, फिर बी का लेंगे, एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो दैट इज व्हाई दीज आर इंडिपेंडेंट। और अब जब इवेंट जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, आई होप तुम लोगों को ये याद है, और अभी मैंने वो भी दिखाया था ऊपर उस क्वेश्चन में कि ये रहा, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन ये, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन ये होता है कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, सही है, इक्वल्स टू। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए मतलब ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी, सर वो कितना है क्वेश्चन में गिवन है, एंड दैट इज एक्स।
तो इसकी जगह पे मैंने x लिख दिया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी, दैट इज b का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी, b का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है y, तो इसकी जगह पे मैंने y लिख दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज a का झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, है ना सर। 1 माइनस एक्स कहाँ से आया, ये भी बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए, इतना तो पता ही है, कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है, फर्स्ट लेक्चर से मैं बताते आ रहा हूँ। सो ये हो गया 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स एंड बी का झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1 माइनस वाई, सही है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो देखो क्या मिल रहा है, एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, सिंप्लीफाई करने से क्या मिल रहा है 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2xy। सर डिनोमिनेटर तो मिल चुका है, हमें लगा था यही फाइनल आंसर है, नहीं, अभी मैंने बताया था ना कुछ देर पहले से थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ट्विस्ट के लिए हम लोग चलते हैं इन द नेक्स्ट पेज। अच्छा, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब निकालना क्या है। अभी तक हम लोगों ने एम इवेंट समझा कि क्या है एंड एम का प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाल लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन समझना यहाँ पे जो हमें निकालने बोला है, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्या लिखा, दिस अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये जो एम है, जो एम इवेंट है जो अभी तुम लोग के सामने है, ये एक्चुअली कौन सा इवेंट है, ये वो इवेंट है जहां पे दोनों का स्टेटमेंट एग्री हो रहा है, सेम हो रहा है। अब ये सेम कैसे हो सकता है, सच बोलने से सेम हो सकता है, झूठ बोलने से सेम हो सकता है, लेकिन हमें ये सच बोलने वाला केस हमें पिक करने के लिए बोला है एज द फाइनल प्रोबेबिलिटी। देखो लिखा है शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट मीन्स यहाँ पे एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी इसमें छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है कि हमें निकालना है कि इन दोनों का स्टेटमेंट एग्री हो रहा है, दैट इज एम तो हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, ऑन बिहाफ ऑफ ये दोनों सच बोल रहा है। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो समझ में आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मान लो एक एन इवेंट मैं ले लेता हूँ, एन इज एन इवेंट जो कि डिनोट कर रहा है कि बोथ टेलिंग द ट्रूथ, बोथ टेलिंग द ट्रूथ। सो अगर ये है तो एन सिंबॉलिकली कैसे डिनोटेड होगा सर, टी ए इंटरसेक्शन टी बी। हम लोगों ने देखा था ना ये वाला पार्ट, जब दोनों ही सच बोल रहा है, ये तो वही है, राइट। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज द स्टेटमेंट इज एग्रीड, दैट इज गिवन, द स्टेटमेंट इज एग्रीड दिस अ सर्टेन इवेंट। ये जो एम है यहाँ पे दोनों का स्टेटमेंट एग्री हो रहा है, दिस इज द सर्टेन इवेंट। लेकिन ये मतलब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि व्हेन देयर स्टेटमेंट इज एग्रीड, अब इसके ऊपर डिपेंड करके दोनों ने सच बोल के उसको एग्री किया है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। फिर से बता रहा हूं कि दोनों ने ए एंड बी ने सच बोल के, दे बोथ हैव स्पोकन द ट्रूथ, दोनों ने सच बोल के इन स्टेटमेंट को एग्री किया गया है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। क्योंकि ये कोर्ट है, यहाँ पे झूठ का कोई महत्व नहीं है, झूठ बोलोगे तो पकड़ के फिर से जेल में डाल देगा। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों सच बोल रहा है एंड सच बोल के दोनों का स्टेटमेंट एग्री हुआ है, या फिर उल्टा मुझे बोलना चाहिए कि दोनों का स्टेटमेंट एग्री हो चुका है, द जज हैज सेड यस द स्टेटमेंट इज एग्रीड, दोनों का स्टेटमेंट मैच हो गया, लेकिन जज ये चाहता है कि दोनों सच बोल के इसको एग्री करे। तो दोनों का स्टेटमेंट हैज एग्रीड इज द सर्टेन इवेंट, जो कि नीचे रहेगा। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कि दोनों सच बोल रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट इज कि दे बोथ ना, ऐसे लिखते हैं कि एकदम बिल्कुल मैं आसान शब्दों में लिख देता हूं ताकि तुम लोग इसको कनेक्ट कर सको कि द स्टेटमेंट इज एग्रीड, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है, दोनों का स्टेटमेंट मैच कर चुका है। सर्टेन इवेंट अब इसके ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ दिस हम चाहते हैं कि दोनों सच बोल के इसको एग्री करे। सो बोथ स्पीक द ट्रूथ,
ये है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मेट। द स्टेटमेंट इज एग्रीड, एग्री हो गया, दोनों का मैच कर गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, केस जीत गए हम लोग। लेकिन जज चाहते हैं दोनों सच बोल के इसको एग्री करे, सो ऊपर रहेगा कि दे आर टेलिंग द ट्रूथ, बोथ स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली फिर क्या बन जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ स्पीक द ट्रूथ। कौन सा इवेंट है सर, एन इवेंट है, एन, और नीचे क्या रहेगा, द सर्टेन इवेंट, दैट इज द स्टेटमेंट इज एग्रीड। ये कौन सा है, द स्टेटमेंट इज एग्रीड वाला, द स्टेटमेंट इज एग्रीड वाला इवेंट है ये एम, जो रहेगा नीचे। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। बेटा इतना प्यार से कंसेप्ट कहीं पर नहीं मिलेगा, तो एक लाइक जरूर बनता है ना। अच्छा, तो अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एम है, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एन इंटरसेक्शन एम, मतलब एन और एम ये दोनों में कॉमन पार्ट, एन और एम इन दोनों में कॉमन पार्ट। तो अगर एन और एम का दोनों का जो जिस तरीके से डिफाइंड है, अगर देखोगे ये रहा तुम्हारा एन जो कि है ये, और ये है तुम्हारा एम जो कि है ये, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है सर, इन दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है। तो वो जो इंटरसेक्शन है, हमें पता है इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन पार्ट को ही लिखते हैं, राइट। तो हम उसके जगह पे क्या लिखेंगे, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो वहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और इंटरसेक्शन एम जो है उसका कॉमन पार्ट जो है टी ए इंटरसेक्शन टी बी है, तो मैंने वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। ठीक है, अब टी ए इंटरसेक्शन टी बी किस तरीके से कैलकुलेट होता है, वो तो हम लोगों ने यहीं पे देख लिया। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी हो जाएगा, फिर वो उसके जगह पे आ जाएगा एक्स इंटू वाई, तो न्यूमरेटर बन गया एक्स इंटू वाई, एंड डिनोमिनेटर क्या बनेगा, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है सर, ये रहा 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2x प्रूव्ड। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 2 अर्न है ना, बॉल जैसा, तो ये अर्न 1 और ये अर्न 2 मान लेते हैं, और इसमें है 7 ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स है इसमें 7 एंड वाइट बॉल्स है इसमें 5, एंड अर्न 2 में ब्लैक बॉल्स है 12 एंड वाइट बॉल्स है 3। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है कि एक कॉइन टॉस हो रहा है ना, एक कॉइन टॉस हो रहा है। कॉइन में अगर हेड आएगा, इफ हेड कम्स देन वी ड्रॉ बॉल फ्रॉम अर्न 1, बहुत बढ़िया। अगर हेड आएगा तो अर्न 1 से एक बॉल ड्रॉ किया जाएगा, और अगर टेल आएगा तो अर्न 2 से एक बॉल ड्रॉ किया जाएगा, बहुत बढ़िया। सपोज दैट अ वाइट बॉल इज ड्रॉन, तो इसका मतलब वाइट बॉल ये तो आया ही है, दैट इज कंफर्म्ड। हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालो that white ball is drawn when tail has showed, जब कॉइन में टेल आया है तब वो व्हाइट बॉल निकला है, इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, दिस इज अ श्योर शॉट इवेंट, मतलब दिस इज अ सर्टेन इवेंट, ये हुआ है, तो इसके ऊपर निर्भर करके हमें निकालना है कि ये व्हाइट बॉल सेकेंड अर्न से ही ड्रॉ किया गया है, दैट इज दिस इज द आवर टारगेटेड प्रोबेबिलिटी। ये चीज हमें निकालना है, ये है हम लोग का टारगेट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। फिर से बता रहा हूँ, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, पहले तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वो तो देख के पता चलेगा कैसे, जैसे ही क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का दिखे कि सपोज दैट वन इवेंट हैज हैपेंड और डिपेंडिंग अपॉन दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम अनदर इवेंट। तो सपोज दैट अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, दैट मीन्स ये जो व्हाइट बॉल ड्रॉ हुआ है दिस इज अ सर्टेन इवेंट, और सर्टेन इवेंट रहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फ्रैक्शन होता है उसके नीचे a बाई बी, तो b से सर्टेन इवेंट होता है वहां पे। तो यहाँ पे व्हाइट बॉल ड्रॉ हुआ है, दैट इज अ सर्टेन इवेंट। हमें निकालना है ये व्हाइट बॉल ड्रॉ हुआ है जब कॉइन में टेल आया था, दैट इज ये सेकंड अर्न से ड्रॉ किया गया है, उसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन व्हाइट दैट इज टेल अपॉन हाइट, ये हम लोग का टारगेटेड प्रोबेबिलिटी। अब ये निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये निकालने के लिए हमें बेस थ्योरम का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब भी ऐसा दो सिमिलर एंटिटी हो, दो सिमिलर चीज़ें हो, अर्न 1 अर्न 2, या फिर अर्न 1 अर्न 2 अर्न 3, या फिर ऐसे ही मतलब दो सेम चीज़ें हो, तब वो चांसेस बन जाता है 99% की वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो, जो ये भी एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन है।
और हमें पता है, अब मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि मैं तुम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला दिखा सकूँ। तो अगर तुम लोग को याद है तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो चीज़ हमें करना होता है, ये बेस थ्योरम का जो सेकंड फॉर्मूला था, ये उसका बेसिकली यूज़ होगा यहाँ पे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W/T, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ W। ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो हमें निकालते हुए चलना है। तो आ जाओ एक एक करके इवेंट्स को लेते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, तो फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो मैंने तुम लोग को वर्किंग प्रोसीड्योर मैंने बता दिया, सिचुएशन बता दिया राइट हैंड साइड में कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब फॉर्म करते हैं क्वेश्चन को। तो इवेंट मैं थोड़ा सा कम लिख रहा हूँ, तुम लोग अपने तरीके से इसको लिखना कुछ इस तरीके से, सॉरी जिस तरीके से मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ उस तरीके से लिखना कि लेट H be a event which denotes heads is coming on the coin। ये जो भी मैंने चीज़ें लिखा उसको मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि H जो इवेंट है वो हेड को डिनोट कर रहा है ना, ट्रेविस हेड वाला हेड नहीं। हालांकि IPL आज से स्टार्ट हो चुका है और साइड में मेरा IPL का मैच अभी चल रहा है, जो मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैच तो देखना बनता है। क्रिकेट देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि क्रिकेट फुटबॉल देखा करो, खेला करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, स्टडी, देन उसके बाद जो चीज़ें हैं। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पे हेड मैंने H इज द इवेंट, फिर से बता रहा हूँ जो लिखना है तुम लोगों को कुछ इस तरीके से, लेट H बी द इवेंट विच डिनोट्स हेड्स ऑन द कॉइन। ठीक है, सिमिलरली T बी द इवेंट विच डिनोट्स टेल ऑन द कॉइन। ठीक है, इस तरीके से पूरा सेंटेंस में लिखना, मैं तो सिर्फ यहाँ पे काम चलाने लायक चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, W बी द इवेंट विच डिनोट्स कि द बॉल इज ड्रॉन इज वाइट। ये पूरा सेंटेंस लिखना, ये पूरा सेंटेंस तुम लोगों को लिखना है। क्या बोला मैंने कि लेट W बी द इवेंट विच डिनोट्स द ड्रॉन बॉल इज वाइट, वाइट बॉल इज ड्रॉन, इस तरीके से लिखना फुल सेंटेंस में। ओके, तो ये फिलहाल सिनेरियो है। अच्छा, यहाँ पे ये तो गोज विदाउट सेइंग कि देयरफॉर probability of head is equals to, sorry, probability of tail is equals to half है। ये तो goes without saying है, ये तो सभी को पता है कि इसका probability जो होता है वो होता है हाफ, ये तो सभी को पता है। बहुत बढ़िया, अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं दोनों अर्न के लिए अलग से चीज़ें जो है कैलकुलेट करूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट। अब अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, दैट इज probability of drawing a white ball, probability of drawing a white ball from head on the coin। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों सिचुएशन में ही हमें वाइट बॉल मिल सकता है। अगर हेड मिले तो हम अर्न 1 से वाइट बॉल हमें मिल सकता है, और अगर टेल मिले तो अर्न 2 से हमें वाइट बॉल मिल सकता है। तो मैं दोनों को यहाँ पे इंडिविजुअलाइज कर लेता हूँ, सेग्रीगेट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या पहले निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम हेड ऑन द कॉइन, या फिर व्हेन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर देखो अच्छा ये ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रॉम हेड ऑन द कॉइन, या फिर ये लिखना बेहतर रहेगा फ्रॉम अर्न 1। ठीक है, फ्रॉम अर्न 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हेड आएगा तब अर्न 1 से ही लिया जाएगा, तो ये भी चलेगा या फिर ये भी चलेगा। तो ठीक है, मतलब या फिर बेसिकली दोनों ही लिख सकते हो कि फ्रॉम अर्न 1 व्हेन हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, दोनों को पंच करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही सेम अर्न को ही डिनोट कर रहा है, ऑब्वियसली द फर्स्ट अर्न। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, देखो समझना कैसे मैं इसको लिख रहा हूँ। इसको सिंबॉलिकली मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा W/H। बेटा समझना, इसका सिग्निफिकेंस समझना, नीचे H है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नीचे H है, मतलब हेड इज कंपलसरी, हेड होगा। देखो क्योंकि हेड आएगा तभी ना हम लोग अर्न 1 से बॉल निकालेंगे, फिर वो तो वाइट बॉल होगा, राइट। तो हेड नीचे रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने फिर से बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में A/B जब हम लोग लिखते हैं तो नीचे जो होता है वो होता है सर्टेन इवेंट, और इस सर्टेन ऊपर इवेंट के ऊपर डिपेंड करके जो ऊपर है न्यूमरेटर में है उस इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे निकालते हैं बाय दिस। तो हेड तो आया है,
head is a certain event here. Depending upon head, what is the probability of having a white ball from earn 1? फिर से बता रहा हूँ, depending upon head, what is the probability of having white ball from earn 1? ये है इसका significance. तो इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ. अब देखो earn 1 में टोटल बॉल्स कितने हैं सर? टोटल बॉल्स है 12, यस और नो, राइट. टोटल बॉल्स है 12, तो 12 बॉल में से मैं सिर्फ एक बॉल को ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना. 1 बॉल इज ड्रॉन. सपोज ए वाइट बॉल, या फिर यहाँ पर भी लिखा है कि कहाँ गया, ए बॉल इज ड्रॉन. हमेशा एक ही बॉल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. तो टोटल 12 बॉल्स हैं, उनमें से मैं एक बॉल को ड्रॉ कर सकता हूँ इन 12C1 वेज. और मुझे चाहिए वाइट, तो टोटल वाइट बॉल कितने हैं इन द फर्स्ट टर्न? टोटल 5 है, तो 5C1. ये हो गया इसका सिचुएशन, जो कि सिंपल शब्दों में, सिंपल आसान भाषा में 5/12. डन हो गया. बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम हम लोग निकालेंगे वाइट बॉल एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. व्हेन टेल वी आर गेटिंग, दैट इज फ्रॉम अर्न 2, ठीक है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोसीड्योर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अभी टेल के लिए, है ना. तो टेल एक सर्टेन इवेंट है, टेल हो रहा है तभी ना हम लोग अर्न 2 से बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो तब जाके वो तो वाइट होगा. तो पहले तो हमें अर्न सिलेक्ट करना है, और वो सिलेक्शन कैसे हो रहा है? टेल के ऊपर डिपेंड करके. तो टेल इज द सर्टेन इवेंट, और टेल हो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तब जाके हम लोग अर्न 2 से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं. अब वो बॉल वाइट होने का प्रोबेबिलिटी, दैट इज वही सेम प्रोसीड्योर कि टोटल बॉल्स कितने हैं सर? 15, तो 15 आएगा नीचे. और हाउ मेनी वाइट बॉल्स आर देयर सर? 3, तो 3 आएगा ऊपर. सिंप्लीफाई करने से 1/5. ठीक है. चलो, तो अब इसके बाद नाउ आई एम यूजिंग द बेस थ्योरम का फर्स्ट फार्मूला. देखो अभी तो हम लोगों ने टारगेटेड फार्मूला, हम लोगों ने वहां तक हम लोग गए नहीं. अभी मैं बेस थ्योरम यूज करूंगा, और बेस थ्योरम यूज करके जो बेस थ्योरम का जो फर्स्ट फार्मूला था वो अभी मैं यहाँ पे यूज करूंगा. तो ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम बेस थ्योरम, क्या लिखेंगे फ्रॉम बेस थ्योरम? दैट इज मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल. अब क्योंकि ये वाइट बॉल हमें 2 आइडेंटिकल सिचुएशन से हमें मिल रहा है, तो इसमें इसीलिए हम लोग बेस थ्योरम यूज कर रहे हैं, और वो भी टू बी स्पेसिफिकली बेस थ्योरम का जो फर्स्ट फॉर्म था वो यूज कर रहे हैं. तो वो कैसे यूज करेंगे कि ये वाइट बॉल एक तो मिल सकता है हेड मिलने पर, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्लस ये मैं सिर्फ बेस थ्योरम का फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूँ और कुछ नहीं. या फिर हमें वाइट बॉल मिल सकता है टेल मिलने पर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. ठीक है. अब देखो यहाँ पे सभी चीज़ों का वैल्यू हमारे पास है, जैसे कि ये हो गया 5/12 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज हाफ, प्लस ये हो गया 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो हाफ. इसको प्यार से सिंप्लीफाई करो, है ना. तो ये आएगा 5/24, ये आएगा प्लस 1/10. इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 37/120. ये अभी तक मेरा आंसर नहीं बना, है ना. ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर का डिनोमिनेटर बना है, समझना. ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर का सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर बना है फिलहाल. ठीक है. तो इसमें और क्या चीजें चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, जो कि वैल्यू पता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपॉन टेल, इसका भी वैल्यू पता है, ये रहा 1/5. तो आओ फिर पुट कर देते हैं यहाँ पे चीजें जल्द से जल्द. तो क्या मिल जाएगा? मैं दूसरे पेज में जाना नहीं चाहता, राइट. तो मैं काम करता हूँ, जो मैं काम करूँगा वो बहुत ही खुराफाती एक काम होगा, और उससे मैं इस चीज को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, कुछ इस तरीके से. ओके. तो अभी हम लोग को जो चाहिए वह इस चीज का प्रोबेबिलिटी, है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये रहा. इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ. सही है. यहाँ पे आ जाओ बेटा. हाँ, तो ये है मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. तुम लोग सोच रहे हो सर रन टाइम में क्या सब कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलता है. इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपॉन टी, सर ये है 1/5 लिख दिया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 1/2 लिख दिया.
37/120। बेटा सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम, फाइनल आंसर बताना मेरा काम, जो कि आएगा 12/37। इतना तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो एंड दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन हाँ कंसेप्ट पूरा फॉलो करते